This will be our fifth lecture on industrial design. Just to review, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स हिस्ट्री. उसके बाद से फर्दर हम लोगों ने देखा था बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, तो हमने क्लासिफिकेशंस को करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट जो हम लोगों ने कवर किया था वो पेटेंट कवर किया था सेकेंड लेक्चर में, एंड थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कॉपी राइट एंड इट्स रिलेटेड राइट इसको कवर किया था. फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेडमार्क उसको कवर किया. अब जो है ये फिफ्थ लेक्चर होगा, तो इसमें हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को कवर करेंगे. अगर लेक्चर स्लो है तो आप 1.25, 1.5x, 2x के स्पीड से देख सकते हैं. सो दैट वे यू विल गेट द मेन पॉइंट्स एंड आपका रिवीजन भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. तो सबसे पहले डिज़ाइन क्या है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. What we will consider a design in terms of industrial design. तो how something looks or decorated like, तो वो शेप, पैटर्न और कलर हो सकता है. तो कोई भी कैसा दिख रहा है और कैसे उसको डेकोरेट किया गया और कैसे उसका शेप है, पैटर्न है और कलर है. इट कैन बी फ्लैट, वो फ्लैट भी हो सकता है, और इट कैन हैव डिफरेंट डायमेंशंस एंड इट कैन मेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. 3D भी हो सकता है और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, और बहुत सारे मेथड डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स से भी बनाया जा सकता है. अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया डिज़ाइन क्या होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. लाइक आपने कोको कोला का बोतल देखा है, तो कोको कोला का बोतल का जो डिज़ाइन है, जो पूरा डिज़ाइन है बोतल का डिज़ाइन, तो डैट विल कंसिडर एज ए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. तो वो एक एग्जाम्पल होगा. इसी तरह से किसी भी आप व्हीकल्स में ले लो कार को, तो कार जैसे मर्सिडीज़ या कोई भी ले लो, तो उसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हो तो दैट वुड बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. बहुत सारी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह भी हो सकते हैं. तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, हाउ इट लुक्स टू आवर आइज, हमारी आँख जो है वो उसको कैसे दिख रही है हमारी आँखों को. डिज़ाइन डज नॉट इंक्लूड हाउ समथिंग इज़ बिल्ट और एनी मैकेनिकल पार्ट इट माइट हैव. तो डिज़ाइन, अगर हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो शेप मैटर करेगा, कलर मैटर करेगा, बट वो किस चीज़ से बना है दैट डजंट मैटर. सो व्हाट आर द मैकेनिकल पार्ट्स इट माइट हैव, सो वी विल नॉट वरी अबाउट दैट. डिज़ाइन मीन्स आपका जो शेप देख रहे हैं दैट वुड बी कॉल डिज़ाइन. अब क्या है क्राइटेरिया. तो सबसे पहली बात तो नॉवेल और ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब नवीनतम होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब किसी का कॉपी कट पेस्ट ये सब नहीं रहना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे कि आप कोको कोला का बोतल का सिमिलर डिज़ाइन अगर दूसरी कंपनी बनाने लगे तो दैट वुड बी एन इन्फ्रिंजमेंट. तो वो डिस्टिंग्विशेबल रहना चाहिए. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसका कॉपी नहीं रहना चाहिए. ठीक है, तो तभी उसके लिए आप जो आपको जो डिज़ाइन का सर्टिफिकेट है या जो भी डिज़ाइन का इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का आपने अप्लाई किया है तभी मिल पाएगा. अदरवाइज़ अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो नहीं मिलेगा. फिर एक्ट्स एंड लॉ गवर्न्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. तो कौन कौन से एक्ट्स हैं और किस के अंतर्गत ये गवर्न होता है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था. तो डिज़ाइन एक्ट 2000 एंड रूल क्या है, डिज़ाइन रूल 2001. तो ये चीज़ पता रहना चाहिए. तो गवर्न अंडर दीज एक्ट, तो कोई भी चीज़ लीगल चीज़ या कैसे उसको किसी भी डिज़ाइन को लीगली ग्रांट करना है, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में दी हुई है, द डिज़ाइन एक्ट 2000 एंड डिज़ाइन रूल 2001. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ डिज़ाइन राइट. इट इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर किसी को गिल्टी पा लिया गया पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट में, तो कोर्ट जो है कैन आस्क हिम टू पे 50,000 रुपीज़. अगर किसी का आपने कॉपी कैट कर लिया विदाउट एनी परमिशन डिज़ाइन, तो
उस केस में आप पे जो है केस चल सकता है और कोर्ट जो है आपको अप टू 50,000 रुपीज़ जुर्माना कर सकता है। उसका से कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नॉन प्रोटेक्टेबल इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इन इंडिया। मतलब ऐसे डिज़ाइन जिसको कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो और वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप उसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिज़ाइंस अगेंस्ट पब्लिक मॉडल, अगर कोई भी डिज़ाइन ऐसा है जो पब्लिक मॉडल के अगेंस्ट है तो उसको जो है आप वो नॉन प्रोटेक्टेबल है। डिज़ाइन विथ कंट्री फ्लैग, अब अगर आपने ऐसा अपनी कंपनी के लिए या कोई भी गुड्स के लिए आपने ऐसा डिज़ाइन क्रिएट किया जिसपे कि कंट्री फ्लैग वगैरह यूज कर रहे हैं तो डैट वुड बी अंडर नॉन प्रोटेक्टेबल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, इसका अलग ही एक्ट है, अलग ही लॉ है, इसीलिए इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। बुक्स, कैलेंडर, फॉर्म्स ETC नॉट प्रोटेक्टेड, सेक्शन 2C ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, क्योंकि ऑलरेडी ये सब जो है हम लोगों ने देखा है कि इन सब चीज़ों को अगर आपको करना है तो इसके लिए कॉपीराइट है, मतलब कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें फॉल करेगी। जो भी बुक्स के ऑथर हैं, कैलेंडर है, इस पर अगर आपको अपना ग्रांट चाहिए तो डैट वुड बी फॉल इन कॉपीराइट सेक्शन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डू नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क, मतलब देखिए ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क में हम लोगों ऑब्वियस इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो ट्रेडमार्क को इंक्लूड नहीं करता है, इन द सेंस कि आप ट्रेडमार्क को ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। जैसे कि कोको कोला का अगर बोतल ले तो वो जो बोतल का डिज़ाइन हो गया आपका, तो वो हो गया आपका ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और जो इस पे लोगो लगा रहता है इस बोतल पे तो डैट वुड बी द ट्रेडमार्क। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डू नॉट इंक्लूड ट्रेडमार्क। फिर प्रोटेक्शन टर्म्स, कब तक जो है आपने किसी डिज़ाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर कर लिया आपने डिज़ाइन को तो द रजिस्टर्ड डिज़ाइन आर प्रोटेक्टेड फॉर 10 years इन इंडिया एंड कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5 years आफ्टर मेकिंग रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो अगर आपको फिर से एक्सटेंड करना है 5 years के लिए तो आपको फिर से एक रिन्यूअल एप्लीकेशन डालना होगा। और कब तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं रजिस्टर्ड डिज़ाइन को, तो 10 years, अप टू 10 years तक। अब प्रोसीड्योर क्या है, सेम वे क्या है, प्रायर आर्ट सर्च, जो कि पहले आपको डिफरेंट URL है जहाँ पे आप जा करके आप देख सकते हो। ये डाटाबेस है एक तरह से, जिसमें आपको पूरा मिल जाएगा। अब जैसे कि डिज़ाइन सर्च यूटिलिटी, तो ये URL गिवन है, यहाँ पे आप जा करके सर्च कर सकते हो कि मैं जो डिज़ाइन रजिस्टर करने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। तो ये सब डिफरेंट रिसोर्सेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि, तो यही है प्रायर आर्ट सर्च। अगर किसी डिज़ाइन को आप रजिस्टर करने जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना होगा कि कहीं ऑलरेडी मैं ऐसा डिज़ाइन तो नहीं रजिस्टर करने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हेग एक्सप्रेस डाटाबेस, इनके पास भी एक अपना डाटाबेस है, वहाँ आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो इस वेबसाइट। डिज़ाइन व्यू EUIPO, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फिर एक बार जब आपने प्रायर सर्च कर लिया और कंफर्म हो गया कि ये डिज़ाइन मेरा यूनिक है, नोवल है, तो आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर वो एप्लीकेशन जो है एग्जामिन होगा, फिर आपको जब ये डिज़ाइन जो है वो ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। तो उससे पहले भी है कि अगर किसी ने क्लेम कर दिया तो इन बिटवीन तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल फ्लो मैंने बता दिया, इसमें कुछ वैसा इंपॉर्टेंट मिला नहीं मुझे, तो बस। ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कब तक वैलिड है, तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि अप टू 10 years तक वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, अगर ऑलरेडी कोई डिज़ाइन अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो क्या चांसेस है कि वो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट है, अगर वो फाउंड हो गया तो डैट वुड गेट कैंसिल, तो वो कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन मे बी कैंसिल्ड एट एनी टाइम। द पिटीशन हैज़ टू बी फिल्ड इन फॉर्म 8। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा कॉपी किया हुआ है या अगर कोई भी अदर
चीज़ें हैं तो आप फॉर्म 8 फिल करो विथ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी भी देना होगा आपको टू कंट्रोलर्स ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो ये फॉर्म 8 फिल करना होगा अगर लग रहा है कि आपको ये डिज़ाइन जिसको कि कैंसिल करना है तो उसके लिए पिटिशन फिल करना होगा, ये फॉर्म 8। तो कब क्या क्या पॉइंट्स है जिसके कारण जो है एक रजिस्टर्ड डिज़ाइन है वो कैंसिल हो सकती है। तो डिज़ाइन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, अगर बाद में पता चला कि ये डिज़ाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो डैट कैन बी गेट कैंसिल्ड। डिज़ाइन हैज़ बीन पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर ऐसा पाया गया कि डिज़ाइन जो ऑलरेडी कहीं भी इंडिया में पब्लिश कर दिया गया है अलग जगह पे और कहीं पे भी इंडिया के बाहर भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा। डिज़ाइन इज़ नॉट नोवल एंड ओरिजिनल, डिज़ाइन जो है वो न्यू नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, तो उस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियस पॉइंट है ये। डिज़ाइन इज़ नॉट ए डिज़ाइन अंडर क्लाउज 2 ऑफ सेक्शन 2। तो डिज़ाइन एक्ट के सेक्शन 2 और क्लाउज 2 में अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया जो भी इस क्लाउज में सेक्शन 2 और क्लाउज 2 में लिखा हुआ है, तो डैट वुड गेट कैंसिल्ड, डैट रजिस्टर्ड डिज़ाइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो है कुछ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। मतलब जैसे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन फॉर्म नंबर 1। फिर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल करना है आपको डिज़ाइन को तो फॉर्म नंबर 3 भरना होगा। पिटीशन फॉर कैंसिलेशन, अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ रहे थे, पिटीशन फॉर कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन तो फॉर्म 8 भरना होगा। और ये जो है आप अगर स्मॉल एंटिटी है लार्ज एंटिटी है तो उसके लिए प्राइस रेंज, अगर आप नेचुरल पर्सन है या स्मॉल एंटिटी आपके पास एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका लिए फ़ी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये फॉर्म नंबर कुछ पता रहना चाहिए। जैसे पिटीशन के लिए फॉर्म 8, नोटिस फॉर इंटेंडेड एक्सहिबिशन और पब्लिकेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन इसके लिए फॉर्म 9। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए, तो मोटा मोटी 4-5 पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट आते हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि कितने भाग में क्लासिफाइड है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को, कितने पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। डिज़ाइन आर रजिस्टर्ड इन डिफरेंट क्लासेस एज पर लेकेर्नो एग्रीमेंट 1968। तो क्लासिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको डिज़ाइन का, और क्लासिफिकेशन क्या होता है अभी तुरंत पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन था रजिस्टर्ड इन डिफरेंट क्लासेस एज पर लेकेर्नो एग्रीमेंट 1968। तो ये इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है जो भी क्लासिफिकेशन है डिज़ाइन के, जैसे कि 32 क्लासेस है और उसमें 237 सब क्लासेस है। अब ये 32 क्लासेस में क्या क्या है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, ये सब क्लासेस थोड़ा देख लेना आप, इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस 1 फूड स्टफ फॉर ह्यूमन बींग्स, फूड स्टफ फॉर एनिमल्स, तो इस टाइप के डिज़ाइन जो भी आएंगे वो क्लास 1 में। अब क्लास 9 है एक, जैसे कि बोतल, फ्लस्क, पोर्ट, ये सब का जो डिज़ाइन है वो क्लास 9 में आएगा। फिर क्लास 32 डिज़ाइन ऑफ ग्राफिक्स सिंबल, जो भी ग्राफिक सिंबल या लोगोज जो होता है वो, और सरफेस पैटर्न जो है वो क्लास 32 में आएगा। तो टोटल 32 क्लास है, हर क्लास का तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट ये क्लास 1 क्लास 9 के अंतर्गत क्या है, क्लास 32 के अंतर्गत क्या आएगा, इतना दिया हुआ था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैड पुट इन प्लेस 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़, और वो इंटरनेशनल है, डीलिंग विथ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो सही फंक्शनिंग हो जो भी डिज़ाइन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर वो मल्टीपल कंट्रीज़ में कर रही है, बहुत सारी एस्पेक्ट को जो स्मूथ फंक्शनिंग हो, तो ये सब जो है ट्रीटीज़ जो है ये आपको हेल्प करती है। तो एक है, पहला है हेग एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन 1925, लेकेर्नो एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। तो ये 2 ट्रीटीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। हेग एंड लेकेर्नो दोनों कोई प्लेस का नाम है, शायद कहीं पे होगा। फिर एक फेमस केस है
एप्पल INC वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन। तो इसमें क्या था ना कि ये केस है इम्पॉर्टेंट क्या मतलब फेमस केस है। एप्पल्स ने कहा कि द सैमसंग यूज सम ऑफ देयर आइडिया विदाउट परमिशन। एप्पल ने बोला कि सैमसंग जो है कुछ आइडिया यूज कर लिया विदाउट परमिशन। एप्पल शोड पिक्चर टू प्रूव देयर पॉइंट। तो एप्पल जो है वो कुछ अपना पिक्चर दिखाया कोर्ट में अपना पॉइंट को साबित करने के लिए कि जो है सैमसंग जो है वो मेरा आइडिया को चुरा रहा है विदाउट परमिशन। तो सैमसंग गॉट अपसेट एंड सेड एप्पल वाज यूजिंग फेक एविडेंस। तो सैमसंग जो है वो अपसेट हो गया, बोला कि और कोर्ट में ही झगड़ने लगे कि एप्पल जो है वो फेक एविडेंस यूज कर रहा है। तो एट द एंड बट क्या हुआ कि सैमसंग एग्रीड टू पे एप्पल। सैमसंग को जो है एट द एंड पे करना पड़ा क्योंकि सैमसंग ने एप्पल का आइडिया विदाउट परमिशन यूज किया था। तो उसने $539 मिलियन जो है वो एप्पल को पे किया सैमसंग ने। तो क्यों पे किया, तो वही डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट का बात हो गया। तो ये केस पता रहना चाहिए, एप्पल वर्सेस सैमसंग। तो डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट का केस था जिसमें सैमसंग को जो है पैसा भरना पड़ा आइडिया चुराने के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। नेक्स्ट जो हम लोग जोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज़ GI, उस पर देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और होप सो 2 से 3 दिन में ट्राई करेंगे कि सारे कवर हो जाएं। उसके बाद से अगर टाइम मिला तो जनरल साइंस भी कवर कर देंगे। अगर टाइम मिल गया तो 2-3 लेक्चर में 9th और 10th के NCERTs मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।